दोस्तों, इसके बाद हमारे दोस्त एडवोकेट निहाल सिंह राठौड़, जो कि पूरी रात सफ़र करके नागपुर से खास इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं और नौजवानी की उम्र में उन्होंने ऐसा केस लड़ रहे हैं जिसका नाम लेते अक्सर लोग डरते हैं, यानी भीमा कोरेगांव के विक्टिम्स के लिए वो बहुत ही साहस के साथ ये केस लड़ रहे हैं। मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपने विचार हम सबके सामने रखें। यहाँ पे आज एकत्रित हुए सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद। एक्चुअली मैं तय किया था कि मेरे पास बहुत स्टेटिस्टिकल डेटा है, कानून के प्रावधानों की बात रखने का मौका है, तो मैं बहुत कुछ बना के लाया था, लेकिन मुझे नहीं लगता उन सब चीज़ों में जाने का ये कोई मौका है। कभी कुछ ट्रेनिंग कैंप वगैरह रहेगा, उसमें हम ये बातें रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं डोंट वरी, मैं आप लोगों को डेटा के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ बोर नहीं करूँगा। हल्के फुल्के में जितना बात हो सकता है उतना करते हैं। अभी साथी हसीना जी ने मुझे एक्चुअली डरा दिया। उन्होंने कहा कि वो और आसिफ तन्हा एक मंच पे थे और उनके भाषण के बाद उसने भाषण रखा और उनके ऊपर ये लग गया। मैं डर गया, मैं सोचा तो ये ऐसा इत्तेफाक फिर से ना हो जाए। लेकिन फिर मैं सोचा कि ऐसा इत्तेफाक अगर होता है तो क्या होगा। एक आरिफ तन्हा की जो जजमेंट आई दिल्ली हाई कोर्ट, क्या खूबसूरत जजमेंट, बहुत खूबसूरत जजमेंट। ऐसा शहादत देने का मौका अगर मिलता है तो मैं खुले हाथ से दूंगा। साथ ही साथ वो तीन लोग जब बाहर आए और जेल के बाहर नारे लगाए, क्या समा था, क्या उम्मीद बांधने वाला समा था कि हम इस जोर जुर्म की लड़ाई में लड़ेंगे ताकत से और बाहर भी आएंगे छाती पर पैर रौंदते हुए, और वो लोग आए। यूएपीए की हम बात करते हैं। यूएपीए कानून आया, 1967 का एक्ट है। 2015 के पहले ये बहुत रेयर हुआ करता था, बहुत कम लोगों को पता था, हम जैसे नौजवान वकीलों को तो वो छूने को भी नहीं मिलता था। अब ऐसा हो गया कि हर वकील के पास एक दो केसेस शायद मिल जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में इस कानून की शुरुआत 2015 के बाद नहीं हुई है। जैसे साथी हसीना जी ने बताया कि कौन सी पार्टी है उससे कोई लेन देन है नहीं वैसा। ये कानून 1967 में तब बना था जब उनको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो अलग होने की मंशा रखते हैं, देश से बाहर होने की मंशा रखते हैं, या फिर देश की सरकार का जो सॉवरेंटी है उसको चैलेंज करते हैं, उन संगठनों पे बैन लाने के लिए उन्होंने 1967 में ये एक कानून लाया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। मुझे नहीं लगता 1967 से लेकर 2004 तक इसका कहीं यूज हुआ होगा, हुआ भी होगा तो बहुत हार्डली रेयरली हुआ होगा। लेकिन इस बीच में हुआ ये कि हमारे देश में आतंकवाद की समस्या इतनी उफान पे आई और खास करके पंजाब में आई, तो सरकार ने बोला हम टाडा कानून लाते हैं, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। अब उनका कहना था कि हालात जो है पंजाब में बहुत गंभीर है, कानून की जरूरत है। लेकिन टाडा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल गुजरात में हुआ। प्रॉब्लम पंजाब की थी, पंजाब की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कानून लाए, यूज गुजरात में किया जाए। अच्छा, कानून चला, कई साल चला, लोग जेलों में सड़ते रहे, कन्विक्शन रेट 0.81%। 100 में से एक भी बंदा नहीं हुआ है, 200 में से एक हुआ है। ट्रायल पीरियड लंबा, 6 साल, 8 साल, 10 साल सड़ रहा है बंदा अंदर। अल्टीमेटली आता क्या है जवाब, इसके खिलाफ कोई केस नहीं, कोई एविडेंस वैसा नहीं बनता। ये देश की आंतरिक सुरक्षा को किसी तरह से खतरा नहीं था, लेकिन वो जवाब पाने के लिए 8-10 साल जेल में चले गए। ऊपर से जब थप्पा लग गया कि तुम आतंकवादी हो, वो मिटाने से ना मिटे। तुम निकल लो, दुनिया से निकल लो, तुम्हारी जान चली जाए, बच्चों को भी बोला जाएगा तेरा बाप आतंकवादी था।
ये टाड़ा के बाद में सरकार को लगा कि ये कानून थोड़ा कमजोर है और मजबूत कानून चाहिए। फिर उन्होंने दूसरा कानून, उसका नाम पहले पोटो था, फिर पोटो को पोटा किया और पोटा का ऐसा इस्तेमाल करना शुरू किए भाई साहब, जहां वहां पोटा ही लगाया। कोई बोल दिया बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ, जैसे इन्होंने बताया भाईचारे की बात करने वाला, कोई डिस्टर्बिंग बात करने वाला, कोई सरकार को झंझोड़ के रख देने वाला, लगा दिया। तो 2004 के इलेक्शन में एक मुद्दा बना पॉलिटिकल पार्टीज का, जो गैर सरकार में थे या विरोधी पक्ष थे, उन्होंने बोला कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम कोटा को रिपील करेंगे, कानून को ही हटा देंगे। और उन्होंने वो किया। 2004 में जब वो सरकार में आए, उन्होंने कोटा कानून को हटा दिया। लेकिन आतंकवाद से कैसे निपटेंगे? आतंकवाद की समस्या तो गई। तो इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि जो कोटा के प्रावधान है, टाड़ा के प्रावधान है, इसके जो यूजफुल प्रावधान है आतंकवादियों को टारगेट करने के, आप समझिएगा आतंकवादी किसको बोला जा रहा है, किनको टारगेट किया जा रहा है, उन लोगों को पकड़ने के लिए, उनको धरे रखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कोटा टाड़ा, इनके कलआउट करके एक नए कानून में लाते हैं। लेकिन नया कानून लाने की जगह अपने पास यूएपीए है, तो यूएपीए में ही डेंटिंग पेंटिंग करके जोड़ देते हैं। तो जो पहले 1 BHK फ्लैट था, उसको उन्होंने बड़ा मैंशन बना दिया और यूएपीए उसके साथ जोड़ दिया। जब कानून लाया गया तब बड़ी बड़ी बातें की। जो हाल फिलहाल जेल में जाके आए हैं चिदम्बरम साहब, उन्होंने बड़ा भाषण दिया था उस वक्त कि कैसे गैर इस्तेमाल नहीं होगा। गैर इस्तेमाल की जब बात आती है, और वो भाषण जब मैं पढ़ता हूं उनका पार्लियामेंट का डिबेट, तो मुझे हंसी आने लगती है, क्योंकि उनका कहना था कि कानून का मेरे ऊपर गैर इस्तेमाल किया गया है और उसके तहत मुझे जेल में डाला गया। उन्होंने 2004 में बोला था कि हम इस कानून का गैर इस्तेमाल ना हो, इसके लिए अलग अलग चेक्स एंड बैलेंसेस लाएंगे। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है? कि कानून जो है, इस कानून का इस्तेमाल अगर करना है तो आपको कई सारे प्रावधानों को पहले फॉलो करना पड़ेगा, और कभी नहीं होगा, मतलब एक एक्सेप्शनल ऐसा सर्कमस्टांस होगा कि किसी कानून में बोला जाता है, उसके शुरुआत में जो प्रेम्बल जो पार्ट जो रहता है उसमें बोला जाता है कि पहले के कानूनों का बहुत बुरे तरीके से गैर इस्तेमाल हुआ, इसके लिए हमने वो कानून रद्द किया है और अब ये कानून ला रहे हैं। जो कानून लाते हैं उसमें उन्होंने अलग अलग प्रावधान जैसे चेक्स एंड बैलेंस के नाम पे किया। उसमें कुछ प्रावधान ऐसा भी है कि किसी बंदे को जेल में ठूसने के पहले, किसी के ऊपर यूएपीए का ऑफेंस रजिस्टर करने के पहले आपको सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर की परमिशन लगेगी। मेरे जानकारी में आज तक किसी केस में सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर की, मतलब डेजिग्नेटेड ऑफिसर बोला गया है उसकी किसी परमिशन के तहत एफआईआर रजिस्टर हुआ है मेरे जानकारी में। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अरेस्ट करने के लिए भी उसका परमिशन की जरूरत है। कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं यूज किया, कोर्ट में आर्गुमेंट नहीं चलते। तीसरा प्रावधान यह भी है कि उसके तुम जो भी जब्ती करोगे, केस करोगे, वो केस के दरमियान जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो एविडेंसेस मिले हैं, उन सब एविडेंसेस को एग्जामिन करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी। वो इंडिपेंडेंट बॉडी उस एविडेंसेस का एनालिसिस करेगा और वो एनालिसिस के आधार पे वो अपना सिफारिश करेगा कि ये केस बनता है या नहीं। उसके बाद में वो सरकार के पास जाएगा और फिर सरकारी अफसर अपना दिमाग उसके ऊपर दौड़ाएंगे कानूनी, और तय करेंगे कि ये बंदे के ऊपर चार्जशीट दायर किया जाना चाहिए या नहीं। अब ये होता है लेकिन कागजों में होता है। जो हमने देखा है वो ये है कि सैंक्शन रिपोर्ट रेडी रहता है, तारीख डाल दी जाती है, फिट केस डाल दिया। अब यूएपीए में कुछ जो चीजें हैं, तो कानून एक्चुअल में है क्या, किस लिए है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, बहुत छोटा आदमी हूं, मेरे कोई बहुत स्कॉलरली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन इस कानून का अगर सही ढंग से देखा जाए तो एक्सटर्नल एग्रेजन जो होता है कंट्री में इन्फिल्ट्रेट करके, देश के अंदर बाहर के लोग आके घुस के जो कुछ हो हल्ला मचाते हैं, उसके साथ डील करने के लिए यह कानून है।
लेकिन हमने देखा कानून का इस्तेमाल किन आतंकवादियों पे हो रहा है। अब एक आतंकवादी जो है जिनका देहांत हुआ, शहादत हुई, स्टैन स्वामी, उम्र के 84-85 इयर्स के एज में थे जिस दिन उनको अरेस्ट करके लाए। आई हैपन टू बी इन द कोर्ट। और इस उम्र में भी देखो ना आतंकवादी कितना मजबूत है, हाथ उठा के बोलता है अभी भी डटे, अभी भी डटे हैं, अभी भी लड़ेंगे। क्यों डटे हैं? किस चीज पे डटे हैं? किस बात के लिए लड़ रहा है? वो आदमी ताउम्र लड़ता रहा कि अंडर ट्रायल प्रिजनर जो सड़ रहे हैं उनको छोड़ो, इनके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हो, इनको आप इस तरह से जेल में नहीं रख सकते। इसके लिए स्टडी रिपोर्ट बनाने वाला आदमी इन्होंने आतंकवादी बोल दिया, जो कान से सुन नहीं सकता है, हियरिंग एड पे है, उसके वजह से देश की आंतरिक सुरक्षा धोखे में आ गई। ये उनका तो भाई साहब बात अल्टीमेटली ये है कि आपको कानून के तहत आतंकवादी सिद्ध करने के लिए आपने कहीं बम फोड़ा होना चाहिए, कहीं बंदूक लेके किसी को मारने गए होने चाहिए, या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल लेके सब एरिया को उड़ा दूंगा, ये चीजें करनी चाहिए। ये कानून के तहत है। एक्चुअल में जरूरत बस इतनी है कि आप सत्ता में बैठे, फिर वो कांग्रेस के हो, शिवसेना के हो, बीजेपी की हो, कम्युनिस्टों के हो, किसी भी पार्टी से हो, उनको अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो आप उनके दिलों में आतंक निर्माण करते हो कि मेरी कुर्सी चली जाएगी। और ये आतंक निर्माण करने वाले लोगों को वो आतंकवादी बोलते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जैसे हमारे साथी ने परिचय दिया कि मैं भीमा कोरेगांव केस से केस लड़ रहा हूं। केस लड़ रहा हूं इसके लिए मैं भीमा कोरेगांव केस के बारे में कुछ ज्यादा बात करना उचित नहीं समझता। लेकिन इनमें से एक व्यक्ति है जो 2014 में छूटे और उनके ऊपर यूएपीए का केस डाला गया था। 2014 में जब ये बंदा छूटा जेल से, तो उसका केस जिस जज के सामने चला, वो बड़ा ही मतलब वो बहुत इंप्रेस हो गए थे कि ये कैसे आरोपी है, ये अपने आर्गुमेंट बराबर लिख के भी लाते हैं, बहुत एकदम टिप-टॉप कपड़े में भी आते हैं, अननेसेसरी डिमांड भी नहीं करते हैं, कोर्ट्स के साथ कोऑपरेट करते हैं, ये कैसे आरोपी, कैसे अलग तरीके के आरोपी दिखने मिले। तो उन्होंने वो ट्रायल चलाया, केस सुना और उन्होंने एक जजमेंट दिया। ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है, हम हाई कोर्ट के जजमेंट हमेशा रेफर करते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखते रहते हैं, लेकिन एक ट्रायल कोर्ट का जज जिसने सब चीजें अपने सामने देखी, उन्होंने कुछ कहा है और मैंने कोशिश की है कि मैं उसको हिंदी में अनुवाद करूं। और वो जज साहब बोल रहे हैं, मैं अचरज में हूं कि कैसे इन अभियुक्तों द्वारा की गई गतिविधियां आपराधिक हो सकती है। भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता, गरीबों के उत्पीड़न, इन मुद्दों पे बात करना, बेहतर समाज बने इसकी चाह रखना इस देश में गुनाह नहीं है। लगभग सभी राजनीतिक पक्षों का यह मूल एजेंडा रहा है, जिसमें वो समाज में मौजूद इन गैर बातों का हवाला देते हैं और मांग करते हैं कि इनको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। ऐसे विचार नहीं रोके जा सकते हैं और न ही उसके लिए कोई सजा दी जा सकती है। अभियुक्तों के पास मिली कई किताबें विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए दी जाती है। उन्होंने रखे विचार कई राष्ट्रीय नेता, समाज सेवक, पत्रकार करते आए हैं। हमें समझना होगा कि यह सुविधाएं समाज में मौजूद है, जिनके बारे में हमारे स्वतंत्र सेनानी और राष्ट्रीय नेता बोलते आए हैं। समाज में प्रचलित इन जुल्मों के बारे में आवाज उठाना, उसे बदलने की मांग करना, ये गतिविधियां किसी भी व्यक्ति को वह आतंकवादी संगठन का हिस्सा है यह कहने के लिए सबूत कैसे हो सकती है। ये उनका ऑब्जर्वेशन है पूरा केस देखने के बाद, पूरा एविडेंसेस देखने के बाद, बहुत हेवी किस्म का ट्रायल चलने के बाद, 3-4 साल जेल में रहने के बाद वो बंदा 2014 में जेल से बाहर आया और सिमिलर एलिगेशंस के तहत अभी भीमा कोरेगांव में आरोपी नंबर 1। ये दिखाता है कि एक्चुअल टारगेट क्या है। टारगेट है दोज इंडिविजुअल्स फॉर सीकिंग टू बी इंस्टीट्यूशंस, वो लोग जो अपने जैसे कई सारे लोग बनाने की कैपेसिटी डेवलप कर चुके हैं,
उनको पकड़ो, उनको उठाओ, उनको जेलों में ठूसो, उनका मॉरल ब्रेक करने की कोशिश करो। अल्टीमेटली होता क्या है जेलों में? एक पूसब का केस हमने देखा, बहुत बेहतरीन जजमेंट दिया एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज ने। ये मॉब लिंचिंग वगैरह वगैरह चीजें चल रही थी, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम के केसेस चल रहे थे, और पुलिस के ऊपर कोई एक यंग नौजवान बंदा था, उसको गुस्सा था। नमाज के बाद में बाहर आया, देखा पुलिस वाले खड़े, गुस्से में उसने चाकू उठाया और कान के नजदीक कुछ उसको मार दिया, मतलब मारने की कोशिश किया। बाकियों ने पकड़ा तो उस बीच में वो उसका घाव शायद कम लगाया, जो भी हुआ हो। बहुत छोटी केस थी, इसको बहुत स्ट्रांग करोगे 307 का केस बनेगा। उसके ऊपर डाल दिए यूएपीए, और यूएपीए डालने के पीछे लिए आधार यह था कि किसी एक कागज में जिहाद लिखा था उसने। वो जिहाद शब्द के आधार पे वो और बाकी कई सारे उनके साथी 3 या 4 लोग जेल में रहे। आतंकवादियों की तरह उनके पीछे बड़े बड़े बंदूकें लेके 20-20, 30-30 गार्ड चलते होंगे। उनको जेलों में रखा गया, वहां से उनको कोर्ट में पेश किया गया, और इतने सब होने के बाद कोर्ट बोलता है कि ये कोई गुनाह तो है नहीं भाई। जिहाद वर्ड का उर्दू में मीनिंग देख लो, उसका मीनिंग तो अच्छा है। ये बंदे ने जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये आतंकवादी किस हिसाब से? जो भी है, हमने तो देखा है कि जिहाद का शब्द इस्तेमाल कर लिया, या फिर हमने एडवोकेट मुरुगन देखे तमिलनाडु से, एडवोकेट उपेंद्र यादव देखे उड़ीसा से, अभी हाल फिलहाल में त्रिपुरा में फैक्ट फाइंडिंग करने गए कुछ लोग थे, उनमें से वकीलों पे यूएपीए लगा है। भीमा कोरेगांव के केस में कम से कम 4 वकील हैं, शायद और बढ़ेंगे, पता नहीं बढ़े थे कि अभी कुछ जमेगा। लेकिन नहीं, मेरा इंट्रोगेशन हो गया है, सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि समाज के अंदर जो लोग बदलाव ला सकते हैं, जिनके अंदर में कैपेसिटी है, उनको टारगेट करना इन लोगों का काम है, और इसके लिए ये यूएपीए कानून यूज कर रहे हैं। अगर इनके हाथों में चीजें दे दी जाए तो मैं कहता हूं कि इनको यूएपीए यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ये कोई ना कोई सेडिशन का बोलो, किसी का भी कोई भी चार्ज लगा के आपको जेलों में ठूस सकते हैं। उनका टारगेट है आपका मॉरल डाउन करना, आपका मॉरल ब्रेक करना, और आप में एक खौफ पैदा कर देना कि आप कुछ बात ही ना कर पाओ। जब मैं बता रहा था कि टाडा और कोटा का कन्विक्शन रेट 0.81% रहा है, और उसका मिसयूज के आधार पे यूएपीए लाया गया है, तो यह भी देखना जरूरी है कि 2004 से लेकर 2021 तक का जो समय गया है, इसमें यूएपीए का क्या यूज हुआ है, क्या परफॉर्मेंस रहा है। और बिलीव मी, कन्विक्शन रेट इन यूएपीए केसेस इज नॉट इवन 1%। उसमें 0.89% था, इसमें 1% के आसपास है। प्रोट्रैक्टेड ट्रायल और पनिशमेंट बाय प्रोसेस बातें करते रहते हैं, वही इसका मेन अचीवमेंट है, मेन ऑब्जेक्टिव है। और मैं अपनी बात ये बोल के खत्म करूंगा कि हाल फिलहाल में हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बोला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि इस देश में खोजी पत्रकारिता कम होती जा रही है। पत्रकारों ने क्या बोलते उसको, नहीं वो व्हाट यू कॉल इट, हाँ, पत्रकारों ने सोचना चाहिए, थोड़ा उसके ऊपर विचार करना चाहिए। हमारा कहना है भाई साहब, खोजी पत्रकारिता करेंगे और जेलों में खाक ढूंढते रहेंगे, किसको करना है भाई? तुम्हारी जुडिशरी तुमको लखलाख, हमारी जिंदगी हमको लखलाख। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।